देनी चाहिए, विशेषकर लड़ाई में। मैं अभी पूछ रहा था तो बताया गया कि लॉ के यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, तो प्राचार्य जी ने हिंदी में चालू किया तो मुझे बहुत अच्छा है कि मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। एक व्यक्ति का परिचय शायद मैं भूल गई, सब लोग भूल गए। यहाँ पे मुझे बताया गया जैसा कि यंगेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम एग्जामिनर दिस प्रेजेंट, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। आपको प्रणाम करता हूँ कि आप इस फिल्म में पढ़ने की तमन्ना रखते हैं। थैंक यू। सब्जेक्ट जो दिया गया है उससे थोड़ा हट के क्योंकि किताबी चीज़ें पढ़ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको व्यवहार में बताऊँगा, ये किताब से नहीं बताऊँगा। किताब में तो सेक्शन लिखे हुए क्या होते क्या नहीं होते, लेकिन वास्तव में क्या है जिंदगी। आज जो आदमी हम जेल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, क्या भेजना जरूरी है? जिसने एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स काट लिए हैं उसको क्या जेल में रखना जरूरी है? क्या उसको कठिन सजा देना ही जरूरी है? इन सब बातों को आपसे विस्तार में चर्चा करूँगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, जब आदमी परेशान होता है या विक्टिम है तो वो जाके पुलिस में रिपोर्ट करता है कि किसी राइट्स का जब हनन होता है तो वो जाकर अपने राइट्स के जब पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में विभिन्न लोगों के बयान लिए जाते हैं और उसके आधार पर केस तैयार किया जाता है। मैं जानना चाहूँगी कि कितने लोग यहाँ CRPC और IPC पढ़ चुके हैं? जरा हाथ उठाएं। IPC और CRPC जिनका सब्जेक्ट हो चुका है। इंडियन पीनल कोड और CRPC नहीं पढ़ा लिया आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठाइए। बहुत कम लोगों ने पढ़ा लिया। नॉट CRPC। तो आपको थोड़ा सा समय समझने में लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट के थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको पढ़ाई में आता है, जो अटेंड करते हैं हम लोग, जैसे आप क्लास अटेंड में आपको चीज़ें पूछ रहे हैं अटेंडेंस जरूरी है क्या? उन्होंने बताया कि बड़े शर्माते हुए आंसर दिया कि बहुत कम अटेंडेंस में तो रेगुलर आते हैं। हमें वही अच्छे लगे इसमें, हम लोग भी नहीं आते थे, लेकिन जब जाते थे तो टीचर को परेशान करते थे इन सेंस कि पढ़ के अगर टीचर नहीं आया तो हमारी कोर्ट में लगेगी। हम लोग अपनी तैयारी से आते। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा हो और हाई कोर्ट? काफी लोगों ने देखा है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं जो वकालत के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? देखिए, लड़कों का परसेंटेज ज़्यादा है, लड़कियों का कम है। तो फिर ये सब्जेक्ट मैं भूलूँ अगर तो मुझे याद दिलाइएगा कि इस पर बात करूँगी। अब जहाँ तक क्रिमिनल सिस्टम चालू हो जाता है, आपके जाने से रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होती है। तत्पश्चात अगर पुलिस को लगता है कि नॉन वेलेबल ऑफेंस है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाए, वेलेबल ऑफेंस है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए और केस में आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हुए हैं वो थोड़े से लिबरल व्यू लेते हैं और कहते हैं कि इतनी सजा अगर 302 में भी उसने 8 साल 10 साल निरंतर सजा काट दी तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो जब सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट पेश करती है। चार्जशीट जानते हैं आप लोग? कौन जानता है? आप बताएं। आपसे तो पहले नहीं पूछूंगा था सर, मैं भी स्टूडेंट। नहीं, आप एग्जम्प्टेड है क्वेश्चन पूछने से, आप इससे बाजू बताइएगा। तो चार्जशीट पेश की जाती है। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बयान होते हैं, मान लीजिए क्या हमने 2 व्यक्तियों के, एक ए है और एक बी है, ए ने बी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। जब बयान होता है, सारे लोग बयान होता है, उनका बयान होने के पश्चात चार्जशीट तैयार की जाती है कि उसमें जिसमें चार्जशीट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ जितना मटेरियल है, मान लीजिए एज रिलेवेंट है तो एज रिलेवेंसी आती है, केस का
महिलाओं से रिलेटेड ऑफेंस में। तो इन सब चीज़ के बाद चार्जशीट पेश किया। चार्जशीट पेश करने के दौरान एक्यूज को खबर दी जाती है कि आपको अगर नहीं है खबर तो उसको खबर दी जाती है। 1 से 2 3 4 एक्यूज भी हो सकते हैं एविडेंस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो एक्यूज को हाजिर किया जाता है कचहरी में, उसको बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये चार्ज लगे हैं और आप इनके बारे में क्या कहना है। एक्यूज को विकल्प होता है कि गिल्टी प्लीड नॉट गिल्टी, दो में से जिसको भी चाहे तो वो दे सकता है। और अगर मान लीजिए अगर छोटा अपराध है और एक्यूज को लगता है इससे बचना चाहिए तो नॉट गिल्टी करके ट्रायल चालू होती है। ट्रायल में एविडेंस जो विटनेस पुलिस में रिकॉर्ड किए जाते हैं वही कोर्ट में लाए जाते हैं और उनका बयान होता है। बयान 2 प्रकार से होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है जिसे हम परीक्षण कहते हैं, उसका परीक्षण, और उसके बाद जो डिफेंस काउंसिल है वो उसका प्रति परीक्षण करता है, उसके केस को डिमोलिश करने की कोशिश करेगा। अब डिमोलिश कई तरीके से करेगा कि पहले तो उसकी मान लीजिए वो बोलता है उसकी प्रेजेंस डाउटफुल है तो वह बताने की कोशिश करेगा कि यह गवाह जो है घटना के दौरान था ही नहीं और इसलिए ये झूठा गवाह, तो उसके अलग कार्रवाई चलती है। अपने यहाँ ज़्यादातर केसेस में लंबा देखते हैं तो एविडेंस में चेंज आने की उम्मीद है, इनमें से रवि क्रिमिनल लॉ की बात बता रहा है। और अगर पर्याप्त बयान आते हैं, किसी ने देखा है मारते हुए 1 2 3 लोगों ने देखा हुआ और जिसको अगर वो मर्डर का केस है तो उसका बयान तो होगा नहीं, लेकिन अगर वह छोटे अपराध का ऑफेंस है तो वह व्यक्ति भी परीक्षण के लिए आता है, उसका बयान होता है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं आप लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को भी पढ़ती हैं। तो जब ये सब चीज़ें पढ़ाई होती हैं और ये सब कार्रवाई होती है कोर्ट में, फिर आती है सजा का प्रश्न आता है। सजा के प्रश्न में मुझे को पुनः सुना जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ फलाने फलाने गवाही आई है और आप उसके बारे में क्या कहें। उसके पहले सजा के पहले मुल्जिम बयान होता है। मुल्जिम बयान ये होता है कि जितना एविडेंस आया है उसके पोर्शन को मुल्जिम के लिए पढ़ा जाता है और मुल्जिम ने हाँ या नहीं में जवाब तो वकील साहब पूरा रटाया उसको सिखा देते हैं कि कोई भी बात में नहीं मालूम कहते रहना और उस प्रकार से उसका बयान होता है। फिर वो एडिशनल सबमिशन का उसको रहता है कि एडिशनल कोई ग्राउंड देना चाहते तो वो अपना डिफेंस विटनेस दे सकता है कि मैं घटना दिनांक के दौरान कहीं और था, पुरानी विद्यालय में काम करता हूँ, वहाँ पर था, यह घटना हुई। इन सब चीज़ों के बाद सजा के प्रश्न पर मुल्जिम को सुना जाता है, तत्पश्चात मुल्जिम को सजा निर्धारित की जाती है। सजा निर्धारित होने के लिए क्रिमिनल सिस्टम हमारा मोटिवेट चलता रहता है। तो क्रिमिनल सिस्टम के आधार पर एक्यूज के ग्रेविटी के आधार पर अगर मान लीजिए उसने 302 का अपराध किया है, लेकिन अपराध के एविडेंस से ऐसा आता है कि 302 का अपराध नहीं बनता है, ये कुछ लेसर ऑफेंस में जा सकता है। लेसर ऑफेंस होते हैं 3 से 4 पार्ट 1 और पार्ट 2, या अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, मेरे समझाने से इसीलिए भी नहीं आएगा, वैसे बहुत आसान होता है। तो उसके सजा को कम लाने के लिए कोशिश की जाती है और मुल्जिम को तदनुसार सजा दी जाती है। अगर उसकी सजा 3 साल से ऊपर होती है तो वहीं पर उसे जेल भेज दिया जाता है, 3 साल से कम होती है तो जमानत पर छोड़ दिया। यह सिस्टम हमारा चल रहा है। अब इस पर भी कई क्वेश्चन उठते हैं कि हमारा सिस्टम सही है कि नहीं। सिस्टम को सही और गलत इसलिए कि हमारे लॉन्ग प्रक्रिया चलती है, बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, मुल्जिम के गवाही में टूटने के आसार बहुत ज़्यादा रहते हैं और यह प्रक्रिया मुल्जिम भी थक जाता है, डिफेंस के प्रोसिक्यूशन भी थक जाता है। यहाँ आपको एक फिगर देना चाहूँगा, जहाँ मैं सबसे एक छोटे हाईकोर्ट में जज बना, छोटे यहाँ बड़े हाईकोर्ट से वकालत करके छोटे हाईकोर्ट में वकालत की, वहाँ जज बना फिर बड़े हाईकोर्ट है। हमारे यहाँ एवरेज 2 से 3 हज़ार केसेस सिविल जज क्या होते हैं, सिविल जज क्या होते हैं 2 से 3 हज़ार। और जहाँ से हमारे प्राचार्य भी आते हैं वहाँ 25 से 30 हज़ार केसेस। यूपी में जो एवरेज अगर निकालेंगे तो 25 से 30 हज़ार केसेस। अब आप कल्पना करिए कि एक जज इतने केस को कैसे हैंडल करता है। वो अपनी जज अपनी पूरी ताकत लगाता है, अपने दिमाग
लेकिन जो बेसिक क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम है वहाँ पर अगर लंबा खींचेगा तो हमारा न्याय, हम जब चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी हो, तो कुछ हद तक विफल होगा। तो यूपी में गवाही कराना एक अपने आप में कला। मैं जब अभी ट्रांसफर हो गया 3 अक्टूबर 2018 को वहाँ पहुँचा तो मैंने पता लगाया कि कितने केसेस वहाँ पे पेंडिंग है। तो बताया था 35-40 साल पहले जो अपराध किया था वही जेल दिखाई दी। 35-40 साल से वह आदमी एक मुलजिम केस को झेल रहा है, या वह झेल रहा है या पीड़ित व्यक्ति भी झेल रहा है। और इस बीच में कोशिश रहती है कि मुलजिम के वकील में मुलजिम का दबाव रहे, केस कम्प्रोमाइज रहे तो आगे जाए। उत्तर प्रदेश के अपने कुछ नियम हैं, और नियम ना कहूँ उनको, बल्कि ये कहूँगा कि कुछ प्रथा चल रही है कि किस तरीके से हमारे यहाँ की प्रक्रिया और उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया में कई जगह थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। वहाँ पर मुलजिम एक वहाँ पर लगभग FIR रेटिंग में जरूरी है। और जब मुलजिम FIR कराने में जाता है तो उसको बोलते हैं कि आप राइटिंग में FIR। अब एक अनपढ़ आदमी राइटिंग में FIR नहीं दे सकता, तो वहाँ पर उसको FIR राइटर मिलते हैं उपलब्ध। ये बुक में कहीं नहीं है, लेकिन ये उन्होंने डेवलप किया है अपना। वो लिखते हैं और अपना FIR दिखाते हैं, जिसमें इस बात के पर्याप्त चांसेस रहते हैं कि झूठी रिपोर्ट में जैसे 1 या 2 या 3 व्यक्ति ने तो मारा है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन लिखने वाला पूछता है भैया और किसी के नाम ऐड करना है क्या, तो वो और नाम भी ऐड हो जाते हैं। अब नाम ऐड होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जज को जाती है। उसको पढ़ रहा है कि इसको तो एक बार लगता है ये नाम ऐड किए गए, लेकिन एविडेंस के दौरान उसके खिलाफ एविडेंस आता है, पर्याप्त एविडेंस। तो जज को अपनी बुद्धिमानिता विवेक का निर्णय लेते हुए, विवेक से निर्णय लेते हुए यह निर्धारित करना होता है कि फैसला कैसे। मुलजिम जेल में कई साल रहता है तो उसकी मानसिकता बदल जाती है। लेकिन कहना बहुत आसान है कि इसको जेल दिला दो, लेकिन आप अगर जेल में जाएंगे तो वहाँ की नाटकीय जिंदगी का आपको एहसास होगा। अभी यहाँ जेल उतने जेल में नहीं कराते हैं, मैं रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप जेल कराते हैं नहीं कराते। तो मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को जेल की विजिट कराई जाए। मैंने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की कम से कम 30-40 जेल देखी, और वो जेल क्यों जाना जरूरी है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन जेल में जाने से आपको एक एहसास होगा कि ये भी एक जिंदगी है और कितनी कठिन ये जिंदगी है। आप कह सकते हैं कि क्योंकि उसने अपराध किया है वो जेल जाने के योग्य है, ठीक बात है, जाने के योग्य, पर अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अगर वो 20 साल बाद 10 साल बाद छूट रहा है तो क्या हम उसको जेल में रख सकते हैं? मानव अधिकार बीच में आता है, हम नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है देश में कई जगह कि एविडेंस नहीं होने के कारण मुलजिम अपने आप में परेशान, मुलजिम भी परेशान है और विक्टिम भी परेशान है। जेल की स्थिति यह है कि एक बैरिक में, जिसमें अलग अलग बैरिक बने होते हैं, लेडीज का तो एकदम ही अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है। एक बैरिक में अगर मान लीजिए 50 से 60 कैदियों को रखा जा सकता है, तो वहाँ पर 100, 150, 200 कैदी रहते हैं। अब कैसे रहते हैं, कैसे इस हॉल की कैपेसिटी हम मान के चले, यहाँ पर 80-90 बच्चे हैं, 80-90 बच्चों को हम इस हॉल में एकोमोडेट करेंगे 24 घंटे के लिए, तो हम कैसा करेंगे? हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। और इस 80-90 के हॉल में 400-500 लोग आते हैं। अब आप सोचें कि कैसे वो रहते होंगे। हम लोग उसको कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। जैसे कांच के पत्ते एक तरफ जाते हैं तो पूरे कांच की गड्डी वहाँ जाती है, दूसरी तरफ जाती है, एक करवट लेगा तो वहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी संवेदना जागनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के लिए क्या करें। हमने बहुत कोशिश की, हमारे साथियों ने बहुत कोशिश की, सरकार से भी मदद ली, सरकार भी चाहती है, लेकिन अब सिस्टम जहाँ 30,000 के लिए मजिस्ट्रेट क्या होंगे वहाँ पर क्या न्याय अपेक्षित है। मध्य प्रदेश में थोड़ा स्थिति बेहतर, यहाँ पर छोटी छोटी जगह जेल है, अदालत है, तो उससे थोड़ा सा सिस्टम खुला है। अब सजा
प्रिंसिपल साहब जेल साफ सुथरे क्यों है, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए। अपेक्षा जो हम लोग के यहाँ जैसे यहाँ कैसे सुभाष जी जी वहाँ हम देखें तो आप और सिस्टमेटिक जेल साहब क्यों रहते बताइए, आज विजिट करेगा सर, पूरी विनम्रता से कहता हूँ आपका उत्तर गलत है, ठीक है। जेल साफ इसलिए रहती है कि वहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, वहाँ पे मैन पावर ज्यादा है, आपको जितना काम कराना है कैदी से कराइए, तो उसके कारण थोड़ी सी सफाई रहती है। सफाई कहाँ रहती है, सफाई उन एरिया में रहती है जहाँ पर हम जाके देखते हैं, उनको एक्सपर्ट है, वो मानो है उन लोगों को। वहाँ पे अगर सफाई देख रही है तो आपको किचन देख लीजिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ मिलेगा, आपको लगेगा अच्छा। लेकिन किचन में एक मुलजिम को कितनी रोटी और कितना सब्जी देना है, कितना दूध देना, यह भी लिखा है कि इतने ग्राम देना है, और वह एक मानव के लिए आज की डेट में पर्याप्त नहीं है। तो बहुत सी तरह बातें होती हैं। जेल में कैदी दो प्रकार के होते हैं, एक सजा याफ्ता कैदी होते हैं जिनको सजा हो चुकी है, और दूसरे होते हैं जो जिनकी ट्रायल चल रही है। तो सबकी अलग अलग परिस्थिति रहती है। आपने, क्योंकि मेरा अनुभव व्यक्तिगत अनुभव है और प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। जगदलपुर एक हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाका है, जहाँ पर पढ़ा लिखा आदमी कम मिलता है, इंटीरियर एरिया में कम मिलता है। एक मुलजिम वहाँ का बिना पढ़ा लिखा या अपनी भाषा जानता है, शाम को घर लौटता है और देखता है कि उसका कटहल चोरी गया। कटहल सब जानते हैं, गरीब आदमी है, एक दो कटहल लगा था जिसकी उसको आस लगी थी कि यह कटहल जब बड़ा होगा तो यह मेरे को कुछ पैसा देखते जाएगा। लेकिन उसके बाद पहुंचता तो देखता उसकी बीवी का मर्डर हो, वह गुस्से में जाता है और एग्रीकल्चरल वेपन या लकड़ी काटने के वेपन को उठाता है और उस मुलजिम की गर्दन काट देता है। गर्दन काटता है, उसके बाद वह स्वयं थाने जाता है और थाने पहुंचता है रात में। वहां पर वह थानेदार को बताता है, जो सिपाही बैठा है या जो भी बैठा उसको बताता है कि ये फलाने फलाने आदमी का सर है जो मैंने फलानी फलानी कारण काट दिया। उसको केस होता है, उसको अरेस्ट करके पीछे जेल में रख दिया जाता है। अब जब ट्रायल चलती है तो कोई एविडेंस सामने नहीं आता, लेकिन वह आदिवासी जेल के पीछे बना हुआ है। कानून की नजरों में यह मर्डर है, क्योंकि उसने एक 4 पेजेड वेपन से किसी की गर्दन काटी, तो कानून की नजरों में यह मर्डर है। लेकिन क्या वास्तव में यह मर्डर है? अब जो यूपी का मुलजिम है जो बंदूक इस्तेमाल करके मारता है, वहां भी विक्टिम की डेथ होती है, उसका भी मर्डर होता है। दोनों स्थिति में व्यक्ति मारा गया है और दोनों स्थिति में उसकी जान गई है, तो दोनों 302 का अपराध बनता है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मिल सके। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। वकालत के दौरान अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि हमारा पुराना क्लाइंट आया, तो मुंशी जी हमारे जो उसने बताया मुझे सर से पैसा जमा नहीं किया। वकील का तो रहता पैसा जमा करवाए, मुझे मैं उसका प्रोफेशन रहता है। तो उससे मैंने पूछा तो पैसा कब जमा करोगे? बोलता था 6 महीने बाद, 3 महीने बाद करोगे। मैंने 3 महीने बाद क्यों करोगे? बोले मेरी बकरी का बच्चा अभी छोटा है, जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा उसको बेच के आपकी फीस। रोंगटे खड़े करने वाले बयान जब मुलजिम ने ऐसे दिए, मैंने अपने घर को बुलाया, देखा अपनी फीस है, भविष्य में भी कोई फीस चार्ज नहीं की है। अंत में वो मुलजिम छूटा। लेकिन आपको उसकी बातों को सुनना होगा, समझना होगा। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे देश का है, उस पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं क्योंकि शिक्षक पुत्र हूँ, मेरे पिता जैसा छोटी ने बताया CS कॉलेज के प्राचार्य रहे, फाउंडर मेंबर, तो मेरे दफ्तर में शिक्षकों को कोई फीस का निर्धारण नहीं। अगर शिक्षक मुझे दफ्तर में केस लेके आया तो उसको जितनी फीस लाएगा वो 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, उस फीस में उसको कोई भी मांगा नहीं आएगा, क्योंकि यह मेरी मान्यता थी कि शिक्षक को इतना लाभ मेरे रहते हुए तो मिलना ही। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि शिक्षकों का केस जो कम फीस वाला होता था वो हमेशा हम लोग जीतते थे, और जब जिनका पैसे वाले रहते थे उनके केस में हम लोग को कट नहीं। यहाँ पर जो टीचर्स हैं
और जो बच्चे हैं थोड़ा सा अपनी मानसिकता को ठीक रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर समुदाय को इसका लाभ मिले। अब हिंदी स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को 500 किलोमीटर ट्रांसफ़र किया जाए, 400 किलोमीटर किया जाए, ये मुझे टोटली अनजस्टिफाइड होता, क्योंकि हमारे जो शिक्षक थे वो जब हमको उनका ट्रांसफर हमने कभी देखा नहीं है, पद में आए एक स्कूल में रहे पूरी जीवन काट के रिटायर हो। लेकिन आजकल टीचरों को तंग करने के लिए या कोई बात के लिए कई बार कई जगह से ट्रांसफर किया जाता है। और एक नियम और उनकी बात बच्चों की चल रही है, मुझे बताया गया कि आजकल बच्चों को मारा नहीं जा सकता, तो बच्चों को हमारे मतलब मैं कभी अगर मौका लगा तो मैं जरूर करूँगा किसी कोर्ट में, बच्चों को बिना मारे बिल्कुल डांट भी नहीं सकते हैं उनको, ये भी सत्य है। या इसलिए विपरीत लगा कि हम और अश्वती दूसरे पक्ष वाले थे, तो टीचरों को यह रोकना एक शिक्षा और एक अन्य बात शिक्षा कर्मी पहले यहाँ कहा जाता था, अभी क्या कहते हैं कोई एक्शन शिक्षा कहने लगे वहाँ पर शिक्षा, अदरवाइज बीच में इनको शिक्षा कर्मी कहा जाता है। शिक्षा कर्मी कैसे कह रहा है? वह व्यक्ति जो बच्चों को ज्ञान देता है, बच्चों को जीवन सिखा रहा है, बच्चों को उड़ना सिखा रहा है, तो उसको आप कर्मी कहते हैं। तो कई बार मैंने छत्तीसगढ़ में यह बात उठाई एज ए लॉयर, और रिक्वेस्ट किया कि कम से कम कर्मी नहीं कहना चाहिए, शिक्षक को एक सम्मानपूर्वक दर्जा मिलना चाहिए। जिस स्कूल शिक्षक को पर्याप्त सैलरी मिलना चाहिए वो दूसरा शिक्षक लेके चले जाते हैं, और वो जो स्कूल टीचर जो वास्तव में मेहनत करता है अपने अधिकार से वंचित। विषय पर फिर से आता हूँ, आप एक डेटरेंट थ्योरी होती है जिसमें आदमी को यह डर रहता है, दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर तुम अपराध करोगे इस तरीके का तो तुमको फांसी पे टांग दिया जाएगा। लेकिन कई मॉडर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसा होता है, कई और भी देश हैं जहाँ पर सार्वजनिक रूप में फांसी दी जाती है, गर्दन काटी जाती है, बहुत सी चीज़ें हम देखते रहते हैं क्या। लेकिन डिटरेंट थ्योरी को भी एक्सपीरियंस में पाया गया कि असफल रही है डिटरेंट थ्योरी, यह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। इसका एक उदाहरण स्पेन का आता है, जहाँ पर पुरानी मान्यता थी कि अगर आप जेब कट रहे हैं और जेब कटी आपकी और आपकी सुनवाई अगर हो रही है तो आपको चौराहे पे सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाएगा और आपको फांसी पे रखा जाएगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मान लीजिए 200 व्यक्ति उस व्यक्ति को सजा होते हुए देख रहे हैं तो 100 की पॉकेट देखते हुए बैठे, मैंने उसी अपराध की गंभीरता को देख रहे हैं वो कि पॉकेट कटने से ये पुराना दंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन जेब कतरे डरते नहीं थे, वो पुनः वहाँ भीड़ में जेब काट के निकल जाते। तो यहाँ ऐसी बहुत सी डिटरेंट थ्योरी आई जहाँ पर डिटरेंट थ्योरी का कोई फायदा नहीं मिला। तो सजा एडिक्वेट होनी चाहिए, उसमें कितना अपराध किया है कितना नहीं किया है। अब मान लीजिए किसी ने 4 साल का अपराध किया है, धोखे से कई बार हो जाता है, अब उसको आप जेल में कितने देर रखेंगे? तो जज का कर्तव्य होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके वो वहाँ बैठे। अगर हम निगेटिव एटीट्यूड के माध्यम से ही चलेंगे तो हम कभी भी न्याय नहीं दे सकते। सजा की है उसने, मान लीजिए की है तो क्या करेंगे? जेल में हमारे पास रिफॉर्म के अधिकार नहीं है। ये रिफॉर्म जो करते हैं उनकी दशा बहुत खराब है, उनको कहीं पे दीवार बनने के लिए दे दी जाती है, कहीं मूर्ति बनाने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन उसके एवज में उसको जो पैसा दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है। अतः ये मानना कि जेल भेजना ही पर्याप्त कारण है तो शायद कंट्री दूसरी कंट्री से जाइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होता है जेल में, जो व्यक्ति के परफॉर्मेंस को देखने के पश्चात यह तय करता है कि उस व्यक्ति में थिंकिंग में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुर्भाग्य से ये हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज जिनका नाम आए दिन अखबार में लोग उछालते रहते हैं, ये फैसिलिटीज सिर्फ बड़े जेलों में, हमारे यहाँ नहीं है। ये तिहाड़ जेल बॉम्बे में मिल सकती है, दिल्ली में मिल सकती है, या बॉम्बे की किसी जेल में मिल सकती है। हमारे पॉलिसी के हिसाब से हमारे पास लिमिटेड स्रोत है जिसके कारण हम उसको न्याय नहीं दे पाते। तो आप लोग जेल जाके देख के आइए किस स्थिति में रहते हैं, परमिशन दीजिए, बाकायदा परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी तो न्याय अपने लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाइए, लीगल सर्विस जस्टिस नागपुर है।
बहुत सा नामू साहब होंगे, उनके पास जाए कहीं तक हम लोग जेल विजिट करना। अब बात आती है सजा की बात, मैंने बताई सजा कैसे दी जाती है और क्या होगा। सजा के बाद मुलजिम को सजा तक मुलजिम अपने खुद के कपड़े पहनता है, घर से आते। सजा होने के बाद उसको जेल से कपड़े मिलते हैं और एक डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि उसको जेल से अलग रखें, बाकी लोगों को उसको देखते हैं उससे अलग रखें। आप जब तक जेल नहीं जाएंगे देख नहीं पाएंगे और बहुत इससे अनुभव होते हैं। आपके यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन भी नहीं होते हैं, अशोक जी, मूट मोट होता है, डिबेट भी होती है, तो कोशिश करिए इसको बढ़ाने की। देखिए वकालत में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए विकल्प है कि वो हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर से एक वकील को पकड़े हुए, क्योंकि जब हम उनके यहाँ वकील साहब खाली रहते हैं बाद लॉ पे, देखिए लॉ बेसिकली 3 साल 5 साल का कोर्स तो है नहीं, लॉ को पढ़ना है 2 साल पर्याप्त होते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो BA के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं शुरू में, 10% लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अगर सिंसियरली कहा जाए तो हफ्ते 2 हफ्ते में लॉ का कोर्स एक सब्जेक्ट का खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये टीचर के ऊपर है और ये बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं। मैं कहता हूँ लोगों से लॉ में फेल होना कठिन है, ठीक है, यहाँ पर फेल होना कठिन है। और जो आदमी लॉ में फेल हो रहा है उसको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए आगे जाने के लिए। तो आप लोग व्यवहारिकता में जाइए, वकीलों के यहाँ जाइए, कोर्ट्स जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में छोटी व्यवस्था कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाकर बात कर सकते हैं। कोर्ट जाएंगे तो आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। हम लोग को जो सिखाया जाता है ना, सीनियर की फाइल उठाकर जमा कर रखी, किताब रख दी, उनका केस ऑल ओवर उस समय केसेस कम रहते थे तो कैंटीन से उनको बुला लाते थे। तो जब हम लॉ ज्वाइन किए हैं, प्रोफेशन ज्वाइन किए कोर्ट में, तब तक हम लोगों को सभी न्यायाधीश जानने मिले। ये बच्चे इस साल लॉ करके हमारे यहाँ आने वाले। आप न केवल अपनी प्रोफेशन स्किल को बढ़ाते हैं, वहाँ देख करता क्या नया रहता, करता क्या देखता रहता है, बहस चल रही है किस हिसाब से चल रही है, किस हिसाब से नहीं चल रही है। लॉ स्टूडेंट तैयारी करके एज ए लॉ जूनियर हम लोग तैयारी करके जाते थे और वहाँ देखते थे सीनियर ने उस पॉइंट को बहस ही नहीं किया और हम लोग केस जीत गए। तो हम लोग नाराज सीनियर से उलझते थे कि ये पॉइंट क्यों नहीं बहस किया, तो उनका जवाब होता था जब बिना मांगे हमको कोई चीज़ मिल गई तो हमको उस पॉइंट को करने, उस पॉइंट को आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं। और जो लॉ में प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं वो बच्चे निश्चित रूप से किसी वकील को ऑफ ज्वाइन करें और वहाँ पर अपनी योग्यता को, अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश करें। क्रिमिनल लॉ सिस्टम हमने बता दिया, इसी तरीके से सिविल लॉ सिस्टम है जिसका सिविल से चलता रहता है। लेकिन आज की डेट में सिविल लॉ में पेंडेंसी के कारण लोगों को विश्वास कम हो गया है और वो ताकत वाले लोगों के द्वारा अपना कार्य करते हैं। तो सिविल लॉ हमारा क्योंकि न्याय कई साल तक नहीं मिलेगा, उसको लगता है भाई जितना मिल रहा उससे मिल जाए, तो सिविल लॉ का सिस्टम हमारा पर्याप्त नहीं है। क्रिमिनल लॉ में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, 10-10 रुपए के लिए आदमी 2-2 साल से जेल में, क्यों? उसके पास पैसा नहीं। हम ये इस AC हॉल में बैठे हैं, अपनी AC कार में बैठे निकल जाएंगे, ये सिस्टम हमको ब्रेक करना होगा, हमको व्यावहारिकता में जाना होगा। तो सोशल ग्रुप है जो उन लोगों के साथ जुड़ के आप लोग अपने मन में लाइए कि हम क्या करेंगे। एक एक्ट होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, देश को 3 स्तर पर बांटा गया है। सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी, इसके बाद आता है हाई कोर्ट के लिए अलग हाई कोर्ट की कमेटी होती है और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 जज जो रहते हैं उसके चेयरमैन रहते हैं, हाई कोर्ट में नंबर 3 के बाद नंबर 2 जो रहते हैं वो चेयरमैन रहते हैं, और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं। जहाँ पर ऐसा पाया जाता है, जब मुलजिम को कोर्ट में लाया जाता है उसके पास वकील इंगेज करने की उसकी क्षमता नहीं है, तो उससे पूछा जाता है कि आपको सरकार के खर्चे पे वकील देना है, आप चाहेंगे कि नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहता कि प्राइवेट में वो उनको प्रॉपर न्याय मिलेगा या उनके पास आर्थिक क्षमता इतनी नहीं। तो कोर्ट जिस लेवल पे उसको लीगल एड मांगी है उस लेवल पे लीगल एड प्रोवाइड करती है। उस वकील को जो भी पैसा देगा सरकार अपना देगी पैसा, मुलजिम को कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस फील्ड को भी डेवलप करने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि
जो मुल्जिम है वो अपने कॉन्फिडेंस नहीं वकील पे पा पाता। तो धीरे धीरे सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो रहा है और उम्मीद करेंगे कि हमारे देश में न्याय चलता है। ये अशोक जी एक प्रश्न बना बिल्कुल साहब, ये मॉर्निंग कॉलेज है सर मॉर्निंग तो बच्चों को शाम का समय मिलता है, जिनको प्रैक्टिस में जाना है विदेश का, आप लोग किसी वकील को नहीं इसीलिए सर जो है 11-12 बजे का जो है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जाकर वहाँ पर वकील के यहाँ जाकर उसका रिक्वेस्ट करके काम करें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द अदर साइड बट फॉर यू? वेट एनी क्वेश्चन? यस प्लीज।